एक हफ्ते बाद इशिका का बेडरूम। इशिका की नींद खुलती है। उसे बहुत थकान फील हो रही थी और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो एक बार फिर अपना मुंह पिलो में दबाकर सो जाती है। दूसरी बार जब अलार्म की रिंग बजती है, वो ना चाहते हुए भी उठती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शावर लेने के बाद तैयार होकर बाहर जाती है। श्रेया और उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रणविजय कहते हैं, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इशिका कहती है, डोंट नो डैड, मैं भी शायद वर्कलोड की वजह से ऐसा लग रहा हो। तभी घर की मेड उसके लिए कॉफ़ी लाकर टेबल पर रखती है। कॉफ़ी की महक जैसे ही इशिका की नाक में जाती है, उसे फिर एक बार वोमिट फील होने लगता है। वो उठकर तुरंत अपने रूम की ओर भागती है। एक बार जब वह वोमिट कर लेती है तो अपने आप को मिरर में देखती है। उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी। आज 2 हफ्ते हो गए थे आज 2 हफ्ते हो गए थे, उसे लगातार वीकनेस फील हो रही थी और कई बार वोमिट भी हो चुके थे। ऋषिका कहती है, मिस्टर ओबराय सही बोल रहे थे, मुझे एक बार डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए। ऐसे सिस्टम मुझे इग्नोर नहीं करने चाहिए। जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसके डैड और श्रेया वहीं पर मौजूद थे। रणविजय कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत बीमार लग रही हो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऋषिका कहती है, नो डैड, मैं अपने आप से चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। रणविजय थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं, ऋषिका, मुझे इस बात पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए, तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। तभी श्रेया बोलती है, डैड आप ऑफिस जाइए, आपको देरी हो जाएगी। एक काम करती हूँ, ऋषिका को मैं खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। डोंट वरी, सी विल बी ओके। ऋषिका चुप ही रहती है क्योंकि वो अपने डैड को अपसेट नहीं करना चाहती थी। रणविजय कहते हैं, ओके, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना कि ये घर से बाहर कहीं ना जाने पाए। रणविजय चले जाते हैं और सिरा इशिका को घूरती है और कहती है, तो क्या तुम डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो? इशिका कहती है, आई हो कि सब कुछ ठीक हो, मुझे कुछ हुआ ना हो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। इशिका की बात सुनकर श्रेया अपनी आंखें रोल करती है। इशिका अपनी हुडी के पॉकेट में अपने हाथ डालती है और दोनों घर से निकल जाती हैं। बाहर आकर वे दोनों कार में बैठती हैं। श्रेया ड्राइव करते हुए इशिका को एक फार्मेसी शॉप पर ले जाती है। इशिका चारों ओर देखती है और कहती है, तो मुझे फार्मेसी शॉप क्यों ले आई? श्रेया, जो कि कार में भी बहुत परेशान लग रही थी, वो इशिका की ओर देखते हुए कहती है, इशिका, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ तुम्हें क्या हुआ है, बट आई होप कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो। इशिका कहती है, तुम सीधे पॉइंट पर क्यों नहीं आती, आखिर बात क्या है? श्रेया कहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है? इशिका कहती है, एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ऑफिस में बेहोश हो गई थी और फिर आज सुबह से मेरी थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है और कुछ दिनों से मुझे बहुत बार उल्टियाँ भी हो चुकी हैं। श्रेया एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर इशिका से धीरे से कहती है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और क्या तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता बना है? इशिका श्रेया की बात सुनकर शौक रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। श्रेया कहती है, क्या हुआ, मेरी बात का जवाब दो और झूठ तो बोलना भी मत। इशिका धीरे से कहती है, सिर्फ एक बार हुआ था। फिर वो अपनी नज़र नीचे किए हुए ही कहती है, अब मैं वर्जिन नहीं हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। श्रेया फिर एक बार गहरी सांस लेती है। श्रेया की लाइफ में ये सारी चीज़ें अब उतना मैटर नहीं करती थी। उसकी लाइफ में अक्सर लड़के आते जाते रहते थे, पर उसे पता था कि इशिका वैसी नहीं है। वो बहुत सेंसिटिव टाइप की लड़की है। श्रेया इशिका की आंखों के आंसू देख सकती थी। वो उससे कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। और ये बताओ कि क्या वो सब होने के बाद तुमने कोई एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ली थी या फिर उस समय कोई प्रोटेक्शन यूज़ किया था? इशिका अब क्या बताती श्रेया को कि यह सब उसकी मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि नशे की हालत में हुआ था। वो सिर्फ इतना ही कहती है, नहीं। श्रेया गुस्से से कहती है, क्या, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? और ये सब हुआ कब था, कितने समय पहले? इशिका कहती है, 1 महीने पहले। श्रेया कहती है, और तुम्हारे पीरियड्स, क्या वे ठीक टाइम पर हैं? इस बार इशिका का दिमाग सुन पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो लगभग पूरे 2 वीक लेट है। वह थोड़ा हकलाते हुए कहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इन दिनों बहुत स्ट्रेस थी, ये भी तो कारण हो सकता है। श्रेया कहती है, यस हो सकता है, पर डियर हमें कंफर्म करना होगा। इशिका पैनिक करने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता,
मैं नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया उसको शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और अपने आप को संभालो। मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी किट लेकर आती हूँ। इसके बाद श्रेया अंदर जाकर किट ले आती है और फिर इशिका को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। वो दोनों इस समय बाथरूम के बाहर खड़ी थी। श्रेया कहती है, ये लो किट, जाओ जाकर टेस्ट करो। इशिका की आंखों में एक डर था। वह डरते हुए श्रेया की ओर देखने लगती है। श्रेया ने आज से पहले इशिका को इस तरह उदास कभी नहीं देखा था। वो इशिका को जाने का इशारा करती है। इशिका का दिल इस समय पागलों की तरह धड़क रहा था। डर उस पर बहुत ज्यादा हावी हो गया था। क्या होगा अगर वह सच में प्रेग्नेंट हो? उसे लग रहा था कि उसे किसी भी समय हार्ट अटैक आ सकता था। इशिका को अपनी जगह से ना हिलता देख श्रेया उसे पकड़कर बाथरूम के अंदर करती है। कांपते हुए हाथों से इशिका उस किट को देखती है और थोड़ी देर बाद उसे ओपन करती है। सबसे पहले वो उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ती है और उसके बाद टेस्ट करने के बाद इशिका रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी बाहर से श्रेया की आवाज़ आती है, क्या हुआ? इशिका कहती है, मैं रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। इशिका को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वो अपने हाथ से अपने माथे को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद इशिका प्रेगनेंसी किट लिए बाथरूम से बाहर आती है। श्रेया किट लेकर देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। इशिका का माइंड काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी श्रेया कहती है, ओ माय गॉड, इशिका यू आर प्रेग्नेंट। इशिका अपनी आंखें बड़ी करके श्रेया की ओर देखती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। श्रेया की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। इशिका यू आर प्रेग्नेंट। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया खत्म होने वाली है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके पैर उसे कमजोर होते हुए महसूस होते हैं। वो जमीन पर बैठ जाती है। श्रेया कहती है, इशिका संभालो खुद को, ऐसे पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। इशिका कहती है, दी, अब मैं क्या करूँगी? डैड को मैं क्या जवाब दूंगी? वो मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। वह मुझसे नफरत करेंगे। मैं कैसे उन्हें ये सब बताऊंगी? मैं कैसे साहिल को ये सब बताऊंगी? श्रेया कहती है, शांत हो जाओ। श्रेया टेबल पर से पानी उठाकर इशिका को पिलाती है। इशिका उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। श्रेया उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, रिलैक्स, मैं हूं ना, शांत हो जाओ और मुझे यह बताओ कि कब हुआ था ये सब। हम काउंट कर सकते हैं कि कितना समय हुआ है। श्रेया इशिका को सीधा बैठाते हुए उसके आंसू अपने हाथ से पोंछती है और कहती है, बोलो, कब हुआ था? इशिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, 1 महीने पहले। उसकी आवाज़ में कंपन थी। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या इमोशन महसूस कर रही थी। श्रेया कहती है, इशिका, तुम इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? अब प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि तुम इन सब के लिए रेडी नहीं थी और ये सब अचानक से हुआ था। इशिका आंसू भरी नज़रों से श्रेया को देखती है। श्रेया को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, पर वो इशिका से कहती है, क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या तुम प्रिपेयर नहीं थी? इशिका अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और धीरे धीरे उस दिन की सारी बातें बता देती है। श्रेया अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, आई डोंट बिलीव दिस। मेरी बहन इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? यू नो वाट इशिका, वो लड़का, वो प्रिपेयर था। उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। उसने ये सब जानबूझकर किया है। तुम्हारे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, पर उसके लिए नहीं था। ये सब उसकी सोची समझी एक साजिश थी। उसने पहले ही सोच रखा था और अब उन सबका खामियाजा यहाँ तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। हम सबको भी भुगतना पड़ रहा है। श्रेया की बात इशिका को उसके दिल में छुरी की तरह चुभ रही थी। चाहे साहिल कितना भी फ्लर्टी टाइप बैड बॉय लड़का था, पर इशिका को अब भी विश्वास था कि वो उसके साथ जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सब एक गलती थी जो उसने ड्रिंक के नशे में कर दी थी। इशिका को पूरा विश्वास था। वो जानती थी कि साहिल उसकी बहुत परवाह करता था, उसे लेकर प्रोटेक्टिव था। वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। वो अपने आंसू भरी आंखों से ही श्रेया की ओर देखती है और कहती है, नो दी, ऐसा नहीं हो सकता। उसे नहीं पता था ये सब होगा। वो कोई फॉर्चून टेलर नहीं है। श्रेया गुस्से से कहती है, इशिका, आर यू डम? क्या तुम्हें पता भी है तुम उस लड़के की साइड ले रही हो जिसकी वजह से ये सारा रायता हुआ है? या तो तुम अंधी हो गई हो या फिर तुम्हें उससे प्यार हो गया है। इशिका कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो इस तरह का लड़का नहीं है जो लड़कियों का फायदा उठाए। वो उन्हीं के पास जाता है जो खुद से उसके पास आए। सिरिया को इस समय इसिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर ये लड़की उस धोखेबाज की साइड क्यों ले रही थी। वो अपने गुस्से को शांत करती है और कहती है, ओके ठीक है, बताओ कौन है वो। इसिका अपनी नज़र चुराते हुए कहती है, तुम उसे नहीं जानती। इसिका को ऐसे नज़र चुराता देख श्रेया समझ जाती है कि इसिका नहीं बताना चाहती। श्रेया कहती है, तो तुम क्या करने वाली हो। एक काम करो, कॉल करके उसे अभी यहाँ आने के लिए बोलो। इसिका कहती है, वो इस समय यहाँ नहीं आ सकता। श्रेया कहती है, क्यों नहीं आ सकता। उसे आना होगा। जो कुछ भी रायता उसने फैलाया है उसे लेकर उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। इसिका कहती है, वो इस समय इस सिटी में नहीं है। श्रेया थोड़ी देर चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम इन सब से बाहर निकल सकती हो। किसी को भी इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ मत बताना, उसे भी नहीं जिस पर तुम सबसे ज़्यादा बिलीव करती हो। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। इसिका कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। साहिल को ये बात पता होनी चाहिए और कुछ महीनों में डैड को भी इस बारे में पता चल ही जाएगा। श्रेया उसकी ओर हैरानी से देखती है और कहती है, डोंट टेल मी कि तुम इस बच्चे को रखने वाली हो। इसिका कहती है, तुम जानती हो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आज 4th वीक से प्रेग्नेंट हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। श्रेया कहती है, तो क्या तुम इस बच्चे को सच में रखने के बारे में सोच रही हो। आखिर तुम बच्चों के बारे में जानती क्या हो। ना तो तुम्हारे पास कोई परमानेंट जॉब है, ना ही अपना खुद का घर। तुम अपने डैड के साथ रहती हो एंड आई एम श्योर अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो वो भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तुमसे नफरत करेंगे, उससे भी ज़्यादा। जितना नफरत वो मुझसे करते हैं उनके रूल्स उनके बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसिका कहती है, नो दी, तुम गलत सोचती हो। डैड तुमसे नफरत नहीं करते। तुमने जो कुछ भी किया है अपनी लाइफ में, तुमने उनकी रेपुटेशन डैमेज कर दी। उन सब के बाद भी वो तुमसे नफरत नहीं करते हैं। और अगर फिर भी ऐसा हुआ तो मैंने कुछ सेविंग्स की हुई है और भले ही मेरा जॉब परमानेंट नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगा। वैसे भी मेरी प्रेजेंटेशन सबको पसंद आई थी और मेरे काम भी सबको अच्छे लग रहे हैं। मैं बिना डैड के सपोर्ट के भी रह लूँगी। ये कहते हुए इसिका से सकने लगती है, क्योंकि वो चाहे कुछ भी बोले पर उसके डैड उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना रहना उसके लिए असंभव था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। श्रेया अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, तुम अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लेने जा रही हो। एबॉर्शन कराओ और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। तुम अभी बस 22 की हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है और ये बच्चा सिर्फ तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनकर रह जाएगा। तुम्हारी लाइफ अकेले उसे बड़े करने में बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। पता है लोगों की कितनी बातें तुम्हें सुननी पड़ेंगी। और आई एम श्योर जिस लड़के का ये बच्चा है वो भी इसे नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं लड़कों की फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं अब भी तुमको कह रही हूँ कि ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी जिसमें तुम फंस गई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था लड़कों से दूर रहना, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आखिर तुम इतनी भोली क्यों हो। पता है लोग तुम्हें एक मिनट में बेवकूफ़ बना सकते हैं। इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट डिसीजन एबॉर्शन ही है। मेरी मानो, एबॉर्शन कराओ और आगे बढ़ो। इसिका की आंखों में अब भी आंसू थे। क्या तुम चुप रहोगी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आखिर तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहती हो। इसका क्या दोष है। मुझे पता है कि अगर मैं इस बच्चे को नहीं चाहती तो मेरे पास ऑप्शन है इसके एबॉर्शन करने का। पर इसिका एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि जल्दीबाजी में मैं कोई भी डिसीजन ले लूं जिसका मुझे बाद में रिग्रेट हो। और मैं अपनी गलती की सज़ा अपनी बेबी को क्यों दूं। मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले साहिल से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। श्रेया एक गहरी सांस लेती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़का तुम्हारे इस डिसीजन का पार्ट होगा। इसिका अपने आंसू पोंछती है और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, आई एम सॉरी बेबी। मैं आपको इस तरह इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपके डैड आपको एक्सेप्ट करें। फिर वो एक दृढ़ता के साथ कहती है, और अगर आपके डैड ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अकेले आपको जन्म दूंगी और वो सारी खुशियाँ जो आपके डैड को देना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा खुशियाँ दूंगी आपको। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से अपने बेड पर से अपना फ़ोन उठाती है और उसे अनलॉक करती है। मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे
साहिल के नाम को वो कुछ देर तक घूरती है और फिर उस पर कॉल लगा देती है। पूरी बेल जाने के बाद भी कोई कॉल पिकअप नहीं करता है। इसी का डिसअपॉइंटेड फील करती है और फ़ोन काटने ही वाली होती है कि तभी साहिल फ़ोन उठा लेता है। उसकी आवाज़ सुनते ही इशिका का गला भर आता है। अपनी सिसकियों को रोकने के लिए वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहती है, हेलो साहिल। उधर से साहिल की आवाज़ आती है, हे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है, जैसे तुम बहुत रोई हो। इशिका कहती है, साहिल आई नीड यू। क्या तुम थोड़े समय के लिए यहाँ आ सकते हो? साहिल कहता है, इशिका मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं खाली नहीं हूँ। सुबह शाम दोनों समय हमारा शूट चल रहा है। इशिका कहती है, प्लीज़ साहिल, क्या तुम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आ सकते? प्लीज़। साहिल कहता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? तुम मुझे बहुत स्ट्रेस लग रही हो। इशिका कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद साहिल कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, पर मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। इशिका कहती है, साहिल क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी मैटर करती हूँ? साहिल कहता है, यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इशिका, पर तुम्हें समझना होगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं डैड को रॉन्ग प्रूव कर सकूँ। इशिका कहती है, मुझे पता है, लेकिन यह सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये बात ज़रूरी ना होती तो मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करती। साहिल कहता है, ठीक है, फिर मैं पहले डायरेक्टर से बात करके देखता हूँ, वीकेंड पर शायद मुझे छुट्टी मिल जाए। इशिका कहती है, ओके। इसके बाद वो अपनी मोबाइल बेड पर रखती है। श्रेया अब तक वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि वो इशिका की बातों से अपसेट थी। उसके अकॉर्डिंग इशिका का बेबी को जन्म देने का डिसीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इशिका बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तभी उसे अपने फोरहेड पर किसी का हाथ फील होता है। इशिका अपनी आंख खोलकर देखती है तो पाती है कि उसके डैडी उसकी बगल में बेड पर बैठे उसकी ओर देख रहे थे। इशिका उठकर बैठने की कोशिश करती है, पर उसके डैड उसे रोक देते हैं और कहते हैं, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हारी बॉडी थोड़ी गर्म लग रही है। डॉक्टर ने क्या बोला? इशिका की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। अपनी लाइफ में पहली बार वो अपने डैड से झूठ बोलने जा रही थी। अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने के बाद वो धीरे से कहती है, अब मैं ठीक हूँ डैड। डॉक्टर ने कहा कि एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग था, कुछ सीरियस नहीं है। रणविजय कहते हैं, क्या तुमने मेडिसिन ले लिए? मैंने श्रेया को बहुत बार कॉल किया, पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। इशिका को पता था कि श्रेया कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी, क्योंकि वो उन्हें अवॉइड करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि गलती से वो डैड को सब कुछ बता दे। इशिका कहती है, डैड वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई होगी। रणविजय कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो। तो बताओ, क्या तुम नीचे मेरे साथ डिनर करना चाहोगी, या फिर मैं तुम्हारा डिनर कमरे में भिजवा दूँ? इशिका कहती है, डैड आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ। रणविजय कहते हैं, ठीक है, फिर मैं मेड को कहकर खाना लगवाता हूँ। इशिका हल्के से मुस्कुराती है। रणविजय वहाँ से चले जाते हैं। इशिका जल्दी से प्रेगनेंसी किट उठाती है, जिसे श्रेया ने टेबल पर ही रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसके डैड की नज़र उस पर नहीं गई, वरना वो उनसे क्या कहती। वो उसे जल्दी से ड्रॉर में रख देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और यह उसके बेबी के लिए ठीक नहीं है। वो जल्दी से फ्रेश होती है और डाइनिंग रूम में चली जाती है। जब इशिका डाइनिंग रूम में आती है तो देखती है कि उसके डैड एक चेयर पर बैठे हुए थे। मेड खाना परोस रही थी। इशिका भी दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपने लिए पानी लेकर पीने लगती है। दोनों चुपचाप डिनर करने लगते हैं। तभी रणविजय कहते हैं, प्रिंसेस स्वरा का कॉल आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। इशिका कहती है, ओके डैड, मैं उन्हें कॉल कर लूँगी, शायद उन्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करनी होगी। रणविजय कहते हैं, निखिल का भी कॉल आया था, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तुम्हारी तबीयत के बारे में। इशिका कहती है, उन्हें ज़रूर इस बात की फिक्र होगी कि मुझे कोई सीरियस बीमारी ना हुई हो और कहीं मैं वो बीमारी उनके एम्प्लॉयज़ में फैला ना दूँ। रणविजय कहते हैं, नहीं प्रिंसेस, वो सच में बहुत वरीड लग रहा था और उसने तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स भी भिजवाए हैं। रणविजय पास में ही रखे फूलों के बुके की ओर इशारा करते हुए कहते हैं। इशिका जो खाना खा रही थी, अपने डैड की आवाज़ सुनकर अचानक से उसको खांसी आ जाती है। रणविजय अपनी जगह से खड़े होकर
उसकी पीठ को सहलाने लगते हैं। फिर वो पानी उठाकर इशिका को देते हैं। इशिका नर्वसनेस में एक ही बार में सारा पानी पी जाती है और एक शांति की सांस लेती है। फिर वह रणविजय की ओर देखते हुए कहती है, डैड, वो मेरे लिए परेशान क्यों होंगे और मेरे लिए फूल क्यों भेजेंगे? रणविजय कहते हैं, क्या मतलब है, क्यों भेजेगा? इशिका, वो भी एक इंसान है, स्टेचू नहीं। मैं भी वो तुम्हें लाइक करता हो। इशिका आश्चर्यचकित होकर अपने डैड की ओर देखती है। उसके दिल की धड़कन एकदम से रुक गई थी। रणविजय कहते हैं, इशिका बेटा मेरी बात सुनो, निखिल इतना भी बुरा लड़का नहीं है। तुम बताओ, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? इशिका ऑकवर्डली अपने डैड की ओर देखती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी। वो एक्सक्यूज मी कहती है और वहां से अपने रूम में जाकर उसका डोर बंद कर लेती है। आज की रात उसे नींद आना थोड़ा मुश्किल था, पर देर सवेर उसे नींद आ ही जाती है। इशिका सो रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लंबा दिखने वाला हैंडसम सा लड़का कमरे के अंदर एंटर करता है। वो लड़का जाकर इशिका के बेड पर उसकी बगल में बैठ जाता है। कुछ देर तक वो उसे ऐसे ही देखता रहता है। उसकी आंखों में बहुत से अनकहे जज्बात थे। धीरे धीरे वो अपना हाथ इशिका के माथे की ओर बढ़ाता है और उसके माथे को सहलाते हुए झुककर उसे चूम लेता है। इशिका को ऐसा फील होता है कि उसके पास कोई है। वह अपनी आंखें खोलती है और सामने जिस इंसान को देखती है उसे देखने के बाद चौंकते हुए कहती है, आप। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, निखिल उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। इशिका एकटक उसे देखने लगती है। निखिल तो पहले से ही उसी को देख रहा था। उसकी आंखें जो स्ट्रेस की वजह से भारी भारी सी दिखाई दे रही थी और कुछ नींद की वजह से। निखिल अपने हाथ इशिका के मुंह पर से हटाता है और उसके छोटे से चेहरे को अपनी बड़ी सी हथेलियों में भरते हुए कहता है, तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? अब देखो, कर ली ना अपनी तबीयत खराब। कहा था तुमसे एक बार डॉक्टर से चेक करा लो, पर तुम्हें तो बस मुझसे लड़ना होता है और मेरी हर बात को काटना तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट हो, इसलिए लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। इशिका, जिसकी आंखें अब भी निखिल पर बनी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। निखिल अपनी लंबी उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मिस मेहरा, तुम्हारे साथ वो सब तब हुआ जब मैं नहीं था, पर अब मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। इशिका रोने लगती है और कहती है, आपको नहीं पता, आप कुछ भी नहीं जानते। एक बार अगर आपको मेरी सच्चाई पता चलेगी, मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ, अगर ये पता चला तो आप भी मुझसे नफरत करोगे। डैड को पता चलेगा, वो भी मुझसे नफरत करेंगे। सब मुझसे नफरत करेंगे। क्यों आए हैं आप यहाँ? निखिल कहता है, तुम्हारे लिए। इशिका कंफ्यूज होते हुए कहती है, मेरे लिए? निखिल हल्के से मुस्कुराता है और इशिका के बालों को उसके चेहरे के किनारे करते हुए कहता है, क्यों? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी? थी ना। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ के बारे में तुमसे ज़्यादा पता है मुझे। तो क्या हुआ अगर मैंने यह कभी तुम्हें जताया नहीं? इशिका निखिल का हाथ दूर करते हुए कहती है, नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत क्यों होगी? मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आई एम स्ट्रांग। मैं अपनी मुश्किलों से खुद डील कर सकती हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। निखिल मुस्कुराता है और कहता है, पर मुझे तो है ना तुम्हारी ज़रूरत। तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता, या फिर सिर्फ गलत इंसान पर भरोसा करती हो तुम? इशिका कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आपके उस साइको लवर को पता चलेगा तो वो फिर से नए नए बहाने ढूंढेगी मुझे परेशान करने का। निखिल कहता है, साइको लवर? किसकी बात कर रही हो तुम? खैर, जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। इशिका अपने कान पर हाथ रखती हुई कहती है, प्लीज जाइए यहाँ से। मैं किसी की नहीं हूँ। मैं किसी की नहीं हो सकती। चिल्लाते हुए वो नींद से अचानक से उठती है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो अपने आसपास देखती है, पर वहां पर कोई नहीं था। इशिका अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगती है। क्या हो रहा है मुझे? मिस्टर ओबराय को लेकर मेरे मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। इशिका टेबल पर से गिलास उठाकर पानी पीती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, इससे पहले कि मेरा मन मेरे ऊपर हावी होने लगे, मुझे मिस्टर ओबराय से दूरी बनानी होगी। मैं अब किसी के लायक नहीं रही, और मिस्टर ओबराय के तो बिल्कुल भी नहीं। न जाने क्यों, पर इशिका और ज़्यादा रोने लगती है।
अगर आज वह जिस स्थिति में है उसमें ना होती तो शायद। इशिका झुंझलाते हुए कहती है। आखिर मैं उनके बारे में सोच ही क्यों रही हूँ। इशिका बेड पर लेट जाती है और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के सामने उसका सपना घूम रहा था। निखिल की कई बातें गूंज रही थी उसके कानों में। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अगली सुबह इशिका रेडी होती है और अपने रूम से बाहर आती है तो उसके डैड उसे ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। सिरा उसे पूरे ब्रेकफास्ट टाइम घूरती रहती है, पर जितना हो सके इशिका उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। रिसॉर्ट के लिए निकलने से पहले इशिका एक कप चाय पीती है ताकि वो थोड़ा बेटर फील कर सके। उसका मन अजीब सा हो रहा था, शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से ही था। इशिका ऑफिस आकर सीधा अपने केबिन में चली जाती है। कुछ ही मिनट बाद स्वरा उसके केबिन में एंटर करती है। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाउ आर यू डियर। इशिका भी हल्की स्माइल अपने चेहरे पर लाती है और कहती है, आई एम गुड मैम, थैंक यू। स्वरा कहती है, ग्रेट। वो जो फर्नीचर तुमने ऑर्डर किए थे वो रेडी हो गया है। शॉपकीपर चाहते हैं कि हम एक बार वहाँ विजिट कर लें, चीज़ों को अच्छे से देख और परख लें। इशिका कहती है, ओके मैम, चलते हैं। शॉप पर जाकर इशिका और स्वरा चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद उन्हें डिलीवर करने के लिए कहती हैं। पूरे 2 घंटे बाद इशिका और स्वरा वापस आती हैं। जैसे ही वो दोनों ऑफिस में एंटर करती हैं, इशिका की नज़र एंट्रेंस पर ही खड़े बात करते निखिल और रीता पर जाती है। वो दोनों कुछ वेल मेंटेन आदमियों को गुड बाय बोल रहे थे। स्वरा कहती है, कौन थे वो लोग। रीता उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, वे कुछ फॉरेनर क्लाइंट्स थे। उन्होंने इस रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी के बाद 1 महीने के लिए अपने सेमिनार के लिए बुक किया है। इशिका को सोते हुए कहती है, दैट्स ए गुड न्यूज़। रीता इशिका की ओर अपनी जलती आंखों से देखती है। इशिका उसकी इस हरकत पर अपनी आंखें रोल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो मनी मन कहती है, हमेशा कड़वी करेली ही रहेगी। स्वरा कहती है, फर्नीचर कल डिलीवर हो जाएगा। मैं वर्कर्स को उनके अंदर रखने के लिए बता देती हूँ। इशिका को बहुत देर से अपने ऊपर निखिल की नज़रें महसूस हो रही थी। परेशान होकर वह अपनी पलकें उठाकर एक बार उसकी ओर देखती है। निखिल उसकी ओर बहुत कंसर्न के साथ देख रहा था। ऐसे ही दोनों की नज़रें मिलती हैं। निखिल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। यह देखकर इशिका एक बार फिर चौंक जाती है। इशिका को आज तक यही लगता था कि निखिल गुस्से को छोड़कर और कोई इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं करता। थोड़ी देर बाद इशिका अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। तभी वहाँ रीता आती है। इशिका उसे देखते ही चिढ़ जाती है और कहती है, यह क्या तरीका है किसी के केबिन में एंटर करने का। क्या तुम्हें कभी किसी ने दूसरों के केबिन में अंदर आने के पहले नॉक करना नहीं सिखाया। रीता गुस्से से कहती है, क्या चाहती हो तुम। इशिका कंफ्यूज हो जाती है। उसे रीता की बात समझ में नहीं आई थी। इशिका कहती है, एक्सक्यूज मी। रीता कहती है, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना। क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके। इशिका देखती है कि रीता बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भिंची हुई थी, जैसे वो किसी भी पल इशिका को पंच कर देगी। उसे ऐसे देखकर इशिका को थोड़ा डर लगने लगा था। अचानक रीता अजीब रिएक्ट करती है और सारी चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है, जैसे वो पागल हो गई हो। इशिका उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। इशिका सोचती है कि उसे सिक्योरिटी के लिए किसी को बुलाना होगा। उसके दिमाग में इस समय कुछ नहीं सोचता है। वह जैसे ही वो अपना कॉल लिस्ट खोलती है, सबसे ऊपर स्वरा का नाम होता है। बिना सोचे समझे वो उसी नंबर पर कॉल लगा देती है। रीता चिल्लाते हुए कहती है, निखिल को सेड्यूस करना बंद करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हरकतें नोटिस नहीं करती हूँ तो तुम एक बेवकूफ़ हो। इशिका कहती है, मैंने कब उन्हें सेड्यूस किया। मैं उनके बारे में ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ। तभी स्वरा केबिन के अंदर एंटर करती है। वो बहुत बरीड लग रही थी। उसे इशिका की चिंता हो गई थी। रीता को इस तरह से बिहेव करता देख स्वरा कहती है, रीता चलो मेरे साथ। रीता गुस्से से कहती है, स्वरा आपको इन सब में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बात कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो निखिल को मुझसे क्यों चुराना चाहती है। स्वरा कहती है, कोई निखिल को तुमसे नहीं चुरा रहा है। निखिल तुम्हारा है ही नहीं। मुझे फोर्स मत करो कि मैं निखिल को कॉल करूं। और तुम जानती हो कि निखिल इसे किस तरह से हैंडल करेगा। चीज़ें और भी खराब हो जाएंगी अगर हम उसे इन्वॉल्व करते हैं तो। रीता स्वरा की बात सुनकर गुस्से से वहां से चली जाती है। स्वरा भी उसके पीछे ही केबिन से बाहर चली जाती है।
इशिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे निखिल के पास जाने का फैसला करती है और बिना नॉक किए ही वो केबिन का डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। निखिल अपने चेयर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। इशिका को ऐसे अंदर आता देख उसकी भौहें ऊपर उठ जाती हैं। इशिका गुस्से से उसके टेबल के पास आकर उस पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, योर गर्लफ्रेंड इज रियली क्रेजी। जरूरत से ज्यादा पजेसिव है आपके लिए। आप खुद उसे जाकर ये बात क्लियर क्यों नहीं कर देते कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। निखिल कंफ्यूज लुक देता है और कहता है, गर्लफ्रेंड क्या बोल रही हो तुम। ऋषिका गुस्से से कहती है, भाई जो आपने सुना, आप और रीता। निखिल फिर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं और रीता क्या। ऋषिका कहती है, पहले दिन से वो मुझे बार बार धमकियां दे रही है कि मैं आपसे दूर रहूं। मैं आपके पास क्यों आना चाहूंगी। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। निखिल को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, तो मैं भी कोई तुम्हारे पास आने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। इशिका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, दैट्स ग्रेट। तो आप ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं क्लियर कर देते। निखिल गुस्से से अपनी चेयर पर से खड़ा होकर इशिका के पास आता है और उसकी बाँह पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हम दोनों क्लोज हैं क्योंकि हम दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं उससे बात करूंगा कि वो तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रही है। इशिका की नाक पर गुस्सा अभी भी सवार था। उसका छोटा सा चेहरा इस समय गुस्से से लाल हो गया था। निखिल तो अपनी पूरी लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता था कि इशिका को कभी इतना गुस्सा भी आ सकता है। इशिका निखिल से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी सीक्रेट ऑब्सेस्ड गर्लफ्रेंड मेरा मर्डर प्लान ना कर रही हो। निखिल कहता है, अगर वो मुझसे ऑब्सेस्ड है भी तो भी तुम्हें उससे क्या करना। आखिर तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है। अपना चेहरा देखा है तुमने। गुस्से से लाल हुई जा रही हो। किस बात पर तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। इसी का सकपका जाती है और थोड़ी हकलाते हुए कहती है, मुझे क्या करना है। आई डोंट केयर अबाउट यू एंड हर। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वो आपके लिए परफेक्ट है। निखिल एक स्टेप इशिका की ओर बढ़ाते हुए उसके और पास आ जाता है। अब वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल फेस टू फेस थे। निखिल अपने दांत पीसते हुए कहता है, ग्रेट, सही कहा तुमने। सी इज परफेक्ट फॉर मी। फिर तो मुझे उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा। इशिका की मुट्ठियां भिज जाती हैं और वो कहती है, जरूर पूछना चाहिए। आई थिंक आप और वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, लाइक मेड फॉर ईच अदर। निखिल भी लगभग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मुझे एहसास दिलाने के लिए। काफ़ी कम समय में तुमने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर लिया। ग्रेट। चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे से जानती हो तुम। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो, मिस मेहरा। निखिल ने यह बात इशिका को एक गहरी आंखों से देखते हुए बोली थी। इशिका अपनी नज़रें दूसरी ओर करते हुए कहती है, आई एम नॉट जेलस। आप जिसे चाहें उसके साथ डेट पर जाइए। आई डोंट केयर। निखिल के उसके इतने ज़्यादा करीब खड़े होने से इशिका उसके फ्रेश परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी। के कारण उसे नर्वसनेस हो रही थी। जैसे ही वो फिर से निखिल की ओर देखती है, निखिल की नज़रें इशिका के होठों पर जाती हैं। इशिका जैसे ही उसकी नज़रें फील करती है, उसके दिल की गति तेज हो जाती है। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगते हैं। इशिका की सांसें तेज हो गई थीं। शायद ये उसकी घबराहट थी जो वो सिर्फ तब महसूस करती थी जब निखिल उसके पास होता था। निखिल धीरे धीरे इशिका के चेहरे के करीब आने लगा। इशिका अब भी उसकी आंखों में ही देख रही थी, जैसे वो भी उस पल में खुद को भूल चुकी हो। इससे पहले कि निखिल इशिका के होठों को छू पाता, इशिका अचानक से होश में आती है और बिना कुछ बोले घबराकर निखिल के केबिन से बाहर चली जाती है। पूल साइड आकर वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, ये सब ये सब गलत है। पता नहीं क्यों पर इशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसका मन नहीं था कि वो इस तरह से निखिल को छोड़कर जाए, पर ऐसा क्यों था। यह सब बहुत कुछ ज्यादा गलत हो रहा था। इशिका खुद से ही कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं मिस्टर ओबराय को लेकर क्या फील करती हूँ, पर यह जो भी है बहुत गलत है। मुझे खुद को उनसे दूर रखना होगा। मुझे अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी और सच्चाई यही है कि अब मेरी लाइफ मेरे बच्चे की है। इशिका अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर स्केचेस तैयार कर रही थी। दीवारों के कलर की मैचिंग
और फैब्रिक से मेल खाता कार्टेन चूज करने में बिजी थी। अब तक रात के 10 बज चुके थे। इशिका अपना मोबाइल उठाती है और साहिल को मैसेज करती है कि वो कब आने वाला है। फिर वो ये सोचते हुए सो जाती है कि जब साहिल उसका मैसेज देखेगा तो उसे कांटेक्ट जरूर करेगा। एक हफ्ते बाद आज साहिल को मैसेज किए इशिका को 1 हफ्ते हो गए थे, पर उसके बाद से कभी साहिल का रिप्लाई नहीं आया था। इशिका को यह बात बहुत चुभ रही थी। वो चैन से नहीं रह पा रही थी। उसे इतना तो पता चल गया था कि साहिल उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। उस दिन ऑफिस वाले इंसिडेंट के बाद से इशिका जितना हो सके निखिल और रीता को इग्नोर ही करती थी। आज जब इशिका रिसोर्ट पहुंचती है तो देखती है कि वहां कोई नहीं था। दरअसल आज वीकेंड का दिन था और वीकेंड पर छुट्टी होती थी। इशिका वीआईपी रूम का फाइनल लुक देखने आई हुई थी। वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी एक वर्कर वहां जाकर बताता है कि रूम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर वो चाहे तो जाकर एक बार देख सकती है। इशिका 9th फ्लोर पर रूम चेक करने जाती है। रूम के पेंट की खुशबू से इशिका थोड़ी अनईजी फील कर रही थी। वो जल्दी से एक नज़र पूरे रूम को देखती है और नीचे चली जाती है। फिर सभी वर्कर से कहती है, ग्रेट, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। आप लोगों का पेमेंट मंडे तक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इशिका ऑफिस से बाहर पूल साइड में आकर बैठ जाती है क्योंकि ऑफिस में कोई भी नहीं था। वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। हल्की ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर फुहारे से लग रहे थे। शांत माहौल में बैठी वो पूल के सुंदर नज़ारे को देख रही थी। आधे घंटे वो ऐसी ही बैठी रहती है और फिर अपने ड्राइवर को कॉल कर उसे पिक करने के लिए बोलती है। कॉल करने के बाद वो वहीं पर बैठे उसका इंतजार करने लगती है और पुराने दिनों को याद करते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि साहिल बिल्कुल बदल गया। अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। अब तो वो मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझता। ही डज नॉट केयर मी एनी मोर। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, कौन केयर नहीं करता। इसी का अचानक से आवाज़ सुनकर उछल पड़ती है और मुड़कर देखती है तो पीछे निखिल खड़ा था। अपने पीछे निखिल को खड़ा देख इशिका को अपना ड्रीम याद आ जाता है। थोड़ा सकचाते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। निखिल अपनी एक भौहें ऊपर करते हुए कहता है, मिस मेहरा, ये मेरा भी रिजॉर्ट है। मैं यहाँ रहता हूँ। क्या आप यह बात भूल गई। अब आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं। इशिका कहती है, मैं रूम के पेंट की फाइनल लुक देखने आई थी। निखिल कहता है, तुम जैक से कहकर इसकी पिक्चर्स मंगा सकती थी। तुम्हें वीकेंड के दिन सिर्फ रूम को देखने के लिए ऑफिस तक आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इशिका थोड़े गुस्से से कहती है, आई वॉन्टेड टू सी इट बाय माई सेल्फ। ये मेरी ड्यूटी है, ना कि जय की। वैसे भी मैं उसका वीकेंड खराब नहीं करना चाहती थी। निखिल उसको घूरते हुए कहता है, वेल, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा काम हो चुका है। तुम अब तक गई नहीं। इशिका को निखिल की बात बहुत बुरी लगती है। वो उसे वहां से भगाना क्यों चाहता है। वो चिढ़ते हुए कहती है, ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। इस बड़े से रिसोर्ट में अकेले भूतों के साथ आप इंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। निखिल कहता है, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं इस रिजॉर्ट में अकेला हूँ। इशिका थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर हंसने का नाटक करते हुए कहती है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। रीता भी होगी ना आपके साथ। सॉरी, हाँ, मुझे नहीं पता था। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था क्योंकि मैं उसकी कड़वी आवाज़ सुनकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहती। मुझे अपने कानों की बहुत फिक्र है। गुड बाय मिस्टर ओबराय। एंजॉय योर डे विद योर गर्लफ्रेंड। इशिका की बातें सुनकर निखिल को बहुत तेज गुस्सा आता है। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है। हर बार वो उसे रीता के साथ क्यों जोड़ती है। इशिका जाने के लिए मुड़ती है पर निखिल उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और गुस्से से कहता है, रीता यहाँ नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इशिका अपनी कलाई निखिल के हाथों से छुड़ाती है और उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, आई थिंक आई शुड लीव। वो जाने के लिए एक कदम बढ़ाई ही थी कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूल के ठंडे पानी में जा गिरती है। निखिल कहता है, शिट, और वो भी पानी में कूद पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो इशिका को अपनी गोद में उठाकर पूल साइड पर बैठा देता है। इसके बाद वो पूल से बाहर आता है। इशिका घबराकर अपने हाथ से अपने पेट को पकड़ लेती है और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करती है। वो अपना सिर ऊपर कर निखिल को देखती है। निखिल के भीगे हुए वाइट शर्ट में से उसकी एक एक मसल्स दिखाई दे रही थी।
उसकी बॉडी एकदम फिट थी, जैसे उसने उस पर बहुत वर्क किया हो। निखिल इशिका की ओर नहीं देख रहा था। वो अपनी शर्ट उतार देता है और ये देखकर इशिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये लड़का इतना ज्यादा हैंडसम क्यों था? निखिल के भीगे बालों से पानी की बूंदें उसके पूरे शरीर से होते हुए नीचे बह रही थी और सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो किसी राज्य का प्रिंस लग रहा था। इशिका खुद को कंट्रोल करती है और अपनी नज़र दूसरी ओर करते हुए धीरे से कहती है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। निखिल उसकी ओर देखता है और कहता है, आर यू ओके? उसकी आंखों में कंसर्न था। इशिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इशिका अपनी जगह से खड़ी होती है और निखिल की नज़र इशिका की बॉडी पर पड़ती है। इशिका का पूरा ड्रेस भीग गया था और वो उसकी बॉडी से चिपक गया था, जिससे उसकी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स विजिबल हो रहे थे। इशिका निखिल की आंखें जब खुद पर महसूस करती है तो उसे बहुत शर्म आती है। वह हिचकिचाते हुए कहती है, क्या मुझे एक टॉवल मिल सकता है? निखिल कहता है, हाँ मैं लाता हूँ। निखिल कैबिनेट के पास जाता है और दो टॉवल निकाल कर ले आता है। एक टॉवल लेकर वो इशिका को उसके कंधे से लपेट देता है। इशिका उसके करीब आने से अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाती है। वो खुद को निखिल की आंखों में देखने से रोक नहीं पाती है। उसके कानों में फिर से एक बार वही शब्द गूंजते हैं जो निखिल ने उसे सपने में कहा था, मैं बस तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। इशिका की आंखों में नमी उतर आती है। न चाहते हुए भी वो खुद को निखिल के पास जाने से रोक नहीं पाती है। उसकी सांसें उसके काबू से बाहर हो गई थी और आंखें अब भी निखिल की आंखों में ही खोई हुई थी। निखिल की भी हालत कुछ वैसी ही थी। निखिल एक बिल्कुल ही रिजर्व किस्म का इंसान था। वह कभी अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता था, पर उसकी आंखें हर बार वो इमोशंस इशिका को महसूस कराती थी जो वो महसूस नहीं करना चाहती थी, या फिर यह कहें कि वो मजबूर थी उस फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या चल रहा है यहाँ? इशिका उस ओर देखती है तो वहाँ साहिल खड़ा था। साहिल को वहां देखकर इशिका शॉक्ड रह जाती है। साहिल बहुत गुस्से में लग रहा था। निखिल दो कदम पीछे हट जाता है और साहिल की ओर देखते हुए कहता है, वो एक्चुअली मिस मेहरा पूल में गिर गई थी, मैं बस उनकी हेल्प कर रहा था। इशिका कहती है, हाँ पता नहीं कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं पूल में गिर गई। फिर वो निखिल की ओर देखते हुए कहती है, थैंक यू। साहिल उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। इशिका भीगी हुई थी और उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। साहिल को अपनी ओर देखता पाकर इशिका थोड़ा असहज होते हुए टॉवल और अच्छे से लपेट लेती है और फिर साहिल की ओर देखते हुए कहती है, वैसे तुम कब आए? साहिल के चेहरे का गुस्सा अब भी वैसा ही था। वह गुस्से में ही कहता है, मैं कल रात ही आ गया था और तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इशिका होठों को गोल शेप देते हुए कहती है, ओह। साहिल कहता है, पर यहाँ तो मैं ही सरप्राइज हो गया तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर। इशिका नर्वस फील कर रही थी क्योंकि वो इस समय दोनों भाइयों के बीच में खड़ी थी और दोनों इस समय एक दूसरे को ही देख रहे थे, या फिर यह कहें कि घूर रहे थे। जैसे ये सब कुछ इशिका की गलती थी और वो उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी। निखिल कहता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे चेंज करना है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वहां सिर्फ साहिल और इशिका अकेले थे। इशिका वहीं खड़ी साहिल को देख रही थी, जैसे वह उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। पर जब बहुत देर तक साहिल कुछ नहीं बोलता है तो इशिका थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, तो क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हों? साहिल फिर भी चुप ही रहता है और इशिका को वैसे ही सकभरी नजरों से घूरता रहता है। इशिका थोड़ा निराश होते हुए कहती है, आई थिंक आई शुड लीव। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे पता भी नहीं था कि वह रो क्यों रही थी। तभी पीछे से साहिल की आवाज आती है, इशिका रुको। साहिल उसके पीछे ही आ रहा था। इशिका के कदम उसकी आवाज सुनकर रुक जाते हैं, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। साहिल उसको कंधे से पकड़कर अपनी ओर मोड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा शॉक्ड था तुम्हें अपने शर्टलेस भाई के साथ देखकर। इशिका कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि क्या हुआ था, और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो आई थिंक तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। साहिल कहता है, मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना अपसेट क्यों हो रही हो? इशिका कहती है, मैं अपसेट हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था
कि तुम मुझे वैसे सस्पिशियस नज़रों से देखोगे। और उससे भी बड़ी बात यह कि हम 1 महीने बाद मिल रहे हैं, पर तुम्हारे चेहरे पर इसकी कोई खुशी नहीं है। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। साहिल इशिका को हक करते हुए कहता है, अब ठीक है। अब तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा ना कि हम स्ट्रेंजर्स हैं। मैं 1 सेकंड में तुम्हारा मूड सही कर सकता हूँ। इशिका मन ही मन कहती है, मुझे हमेशा से ही पता है कि तुम बहुत केयरिंग हो। आई होप कि तुम सिचुएशन को समझो और हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करो। इशिका कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साहिल उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट चलो, हम वहाँ बात करेंगे। इशिका कहती है, अभी तो मुझे घर जाना होगा, ड्रेस चेंज करना है। मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। 1 घंटे बाद इशिका अपने बेडरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था और बाल भी सुखा लिए थे। उसके मन में इस समय बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मैं मिरर के सामने खड़ी यही सोच रही थी कि वो साहिल को सिचुएशन किस तरह से एक्सप्लेन करेगी और उसके बाद क्या होगा। अगर उसने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, तो मैं खुद अपनी बेबी को बड़ा करूंगी। मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल होगा, पर मैं करूंगी। यशिका के कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है और वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसके डैड कमरे के अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो यशिका से कहते हैं, क्या तुम चेस मैच के बारे में भूल गई थी? यशिका कहती है, ओ आई एम सॉरी डैड, मैं पूरी तरह से भूल गई थी। चलिए चलते हैं। रणविजय कहते हैं, नहीं रहने दो, गेम हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि मुझे मीटिंग के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना पड़ रहा है। आज शाम ही मुझे निकलना होगा, मीटिंग कल है। इसी का मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। अब उसे थोड़ा सा और समय मिल जाएगा चीज़ों को हैंडल करने के लिए। उसके डैड कमरे से बाहर चले जाते हैं अपना सामान पैक करने के लिए। शाम के 7 बजे इशिका के डैड जाने के लिए निकल रहे थे। वो श्रेया और इशिका को देखते हुए कहते हैं, आज मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इशिका उनके गले लगते हुए कहती है, डैड आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जब भी रणविजय मीटिंग के सिलसिले से बाहर जाते थे तो इशिका को हमेशा उनकी बहुत याद आती थी और उनके हेल्थ को लेकर वो हमेशा परेशान रहती थी। रणविजय श्रेया की ओर देखते हैं। वो इस समय अपनी मोबाइल में कुछ टाइप करने में बिजी थे। रणविजय कहते हैं, क्या मुझे मेरी बड़ी बेटी का हक नहीं मिलेगा? श्रेया बेमन से ऑकवर्ड होते हुए उन्हें गले लगाती है। रणविजय कहते हैं, मुझे पता है कि तुम दोनों अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हो, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का भी ख्याल रखो। श्रेया मुंह बनाते हुए कहती है, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। रणविजय कहते हैं, क्या? श्रेया कहती है, कुछ नहीं। इसके बाद रणविजय वहाँ से चले जाते हैं। इशिका श्रेया से कहती है, दी मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। श्रेया कहती है, तो वो वापस आ गया? आई वंडर कि वो इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेगा। तुम भले ही उस पर अंधविश्वास करो, पर मुझे नहीं लगता है। इशिका अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, दी आखिर तुम इतनी अनोइंग क्यों हो? मुझे तुम समझ में नहीं आती। श्रेया के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। उसके चेहरे का भाव नाराजगी में बदल जाता है और वो इशिका को घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ऐसी क्यों हूँ? तुम ही तो वो वजह हो जिसकी वजह से मैं ऐसी हूँ। श्रेया अपने गुस्से को शांत करती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़के से तुम्हारा अकेले मिलना ठीक होगा? इशिका कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? श्रेया कहती है, मतलब साफ है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी। फिर कुछ सोचते हुए श्रेया कहती है, तुम उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाती? थोड़ा अपना हुलिया चेंज कर लो, कुछ सेक्सी पहनो और कुछ ऐसा करो कि वो इम्प्रेस हो जाए तुमसे। और एक बार अगर वो राजी हो गया तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इशिका कहती है, मैं उससे प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। श्रेया ऐसे चेहरा बनाती है जैसे वो इशिका की बात सुनकर बहुत बोर हो गई हो और फिर कहती है, मैं वैसे भी यहाँ से जा रही हूँ अपने डेली रूटीन पर, तुमको जो करना है वो करो। इशिका बहुत अच्छे से जानती थी कि श्रेया कितनी अनोइंग टाइप की लड़की है। उसे पता था कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि साहिल यहाँ आए और वो उन दोनों के बीच होने वाले पूरे ड्रामा को एंजॉय करे। इशिका उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत समय से श्रेया उसके साथ
बहुत बुरी तरीके से पेश आती थी, और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, उसके डैड के साथ भी। फिर अचानक से उसका इतना केयरिंग बिहेवियर, इशिका की फिक्र करना, उसकी प्रॉब्लम में परेशान होना, इशिका की ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चुभ रही थी। ऐसे में वो उस पर भरोसा कैसे कर सकती थी? इसलिए इशिका साहिल के अपार्टमेंट जाने का ही फैसला करती है। 20 मिनट की लगातार ड्राइविंग के बाद वो साहिल के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है। कार से निकलकर वो डोरबेल बजाती है और दरवाज़ा खुलने का इंतजार करने लगती है। साहिल दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो अंदर अपार्टमेंट में पहुंचती है तो देखती है कि पूरे रूम को रोमांटिक कैंडल और रेड रोजेस से सजाया गया था। इशिका ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इशिका की सांस जैसे रुक सी जाती है और उसका दिल एकदम से बेचैन होने लगता है। उसे वहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर ऐसा क्यों था? वो तो यही चाहती थी ना कि साहिल उसे एक्सेप्ट करे, तो फिर उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी? साहिल कहता है, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। मैंने सोचा कि इतने दिनों बाद आया हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल बिताता हूँ। लेकिन यह सब मेरा आइडिया नहीं था, निखिल भाई का आइडिया था। निखिल का नाम सुनते ही इशिका की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो मन ही मन कहती है, मिस्टर ओबराय ने, उन्होंने ये सब सजेस्ट किया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर उसे होश आता है कि वो ये सब क्या सोच रही है। वो खुद को निखिल के ख्यालों से बाहर ले आती है। साहिल जाकर डोर लॉक करता है और इशिका को लेकर डिनर टेबल पर आता है। इशिका कहती है कि हम डिनर को पोस्टपोन नहीं कर सकते, अगर तुम्हें भूख न लगी हो तो। साहिल कहता है, हाँ क्यों नहीं। इशिका कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। साहिल कहता है, हाँ बोलो, क्या बात है। घबराहट के मारे इशिका के हाथ कांपने लगते हैं। अपनी घबराहट को रोकने के लिए वो अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसका फ़ोन रिंग होता है। ये उसके डैड थे। इशिका उस समय उनका कॉल पिकअप नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले वो अपनी बात पूरी कर दे और साहिल को सच बता दे। वो फ़ोन कट कर देती है और बिना स्क्रीन की ओर देखे उसे टेबल पर रख देती है। फिर साहिल की ओर देखते हुए कहती है, साहिल, मैं हॉस्पिटल गई थी। साहिल थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या? क्या तुम बीमार हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? इशिका कहती है, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। साहिल, वो मैं 4th वीक प्रेग्नेंट हूँ। साहिल एकदम से शौक रह जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो अपने हाथ, जिसे उसने इशिका के पकड़े हुए थे, दूर हटा लेता है। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती है। फिर अचानक से ही साहिल अपनी गुस्सैल नज़रों से इशिका की ओर देखते हुए कहता है, किसका बच्चा है ये? इशिका तो जैसे अपनी जगह पर ही जम जाती है। वो साहिल की ओर हैरानी से देखती है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। वो हर्ट थी साहिल के सवाल से। साहिल फिर से कहता है, बोलो, मेरे जाने के बाद किसके साथ सोई थी तुम? इशिका कहती है, आर यू सीरियस? क्या मतलब है तुम्हारा कि किसका बच्चा है ये? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और के साथ? इशिका इतना कहते कहते रुक जाती है। साहिल कहता है, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? इशिका गुस्से से कहती है, क्या मतलब कैसे हुई? क्या तुम भूल गए कि आज से 1 महीने पहले क्या हुआ था? साहिल कहता है, पर मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, और ये तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं सोया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने सावधानी बरती थी। इशिका कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो नशे में थे ना, तुम्हें याद नहीं होगा। साहिल कहता है, मैं चाहे नशे में हूँ या किसी भी हालत में, मेरे साथ प्रोटेक्शन हमेशा रहता है। मैंने खुद अगली सुबह देखा था, वहाँ प्रोटेक्शन था। इशिका कहती है, साहिल, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोटेक्शन कभी 100% गारंटी नहीं लेता। साहिल कहता है, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम मेरे क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। मेरे सवालों का जवाब दो। किसका बच्चा है ये? साहिल की बातें इशिका को अंदर से तोड़ रही थी। वो इतनी हर्ट थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, ये तुम्हारा बच्चा है साहिल। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बच्चे के बाप तुम हो। साहिल सरकास्टिकली हंसने लगता है। इशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उन्हें कैसे भी करके रोक लेती है।
साहिल कहता है, क्या तुम्हें यह सब जोक लग रहा है? तुम मजाक कर रही हो ना? इशिका भी गुस्से से कहती है, हंसना बंद करो। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, और ना तो यहाँ कोई कॉमेडी ड्रामा चल रहा है जो तुम हंसे जा रहे हो। साहिल भी गुस्से में कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। इशिका कहती है, ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हें मेरी बात पर बिलीव करना होगा। साहिल कहता है, किसी और की गलती का रिस्पॉन्सिबल मुझे मत बनाओ। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दो चार बातें आकर बोलोगी, आंसू बहाओगी, और मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कर लूंगा? तो तुम गलत सोचती हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार इशिका अपने आंसू रोक नहीं पाती है। उसे लगता था कि साहिल उस पर ट्रस्ट करेगा, पर ट्रस्ट करना तो दूर, उसकी आंखों में तो इस बात का गिल्ट तक नजर नहीं आ रहा था। वो तो सिचुएशन को समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। इशिका कहती है, ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो साहिल? ये तुम्हारा बच्चा है। आई श्योर, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। इतना बोलते बोलते अचानक से उसकी नज़र उसके सेल फोन पर जाती है। उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं, और आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।